पेपर पर चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक पिक मैंने सेंड की है हमारे ग्रुप में, और उसके बारे में भी बताऊंगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करके एक टॉपिक है। जब आप थियोरेटिकली बात को समझ लेंगे, ग्राफ मैं यहाँ बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा, देन आप घर पर उसकी रीडिंग करेंगे। और ज्यादा आपको थोड़ा अच्छे से समझना है तो मैं तो आपको कहूंगा अपनी राइटिंग में उसको नोट डाउन कर लेना, है ना। 2 पेजेस फिल हो जाएंगे कंप्लीट। और उसमें कुछ चीजें मैंने अंडरलाइन भी की हुई है, उस पिक में आप ध्यान से देखेंगे, कुछ पर स्टार लगा हुआ है, वो कुछ पर्टिकुलर 1 मार्क का क्वेश्चन वहां से बनता है, ठीक है। तो थियोरेटिकल टॉपिक था, तो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने ऐसा किया है ना। बुक में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा थ्योरी लिखी हुई है, उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करके हमने वो सेट किया हुआ है। सबसे लास्ट में बात करेंगे उसकी। चैप्टर नंबर 9 के कुछ फॉर्मूलाज आप पेपर पर लिख लें। फॉर्मूलाज तो चैप्टर में स्टार्टिंग में तो आपने डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी। सबसे पहला फॉर्मूला आई थिंक स्ट्रेस का आया था। इजी चैप्टर है, इजी फॉर्मूलाज हैं स्ट्रेस, और वो था रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में भी कुछ फॉर्मूलाज थे, फॉर्मूलाज नहीं थे, डेफिनेशंस थी। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला आया था वो था स्ट्रेन के लिए, है ना। स्ट्रेन क्या था? तो स्ट्रेन में फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में ही थे क्या फॉर्मूलाज, है ना। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में सबसे पहला स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। क्या था? डेल्टा एल बाय एल। चलिए, देन ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी। और मुझे याद आ रहा है यहाँ नेगेटिव साइन आपको अप्लाई करने के लिए कहा होगा, यस नेगेटिव साइन, है ना। देन शियर स्ट्रेन, ये लीजिए स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन में आपको कहा था डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो डेल्टा एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फेस, जिस फेस पर फोर्स अप्लाई किया। एल होता है सेपरेशन बिटवीन द टू ऑपोजिट फेसेस। ओके, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड फॉर्मूलाज आने चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड फॉर्मूलाज कुछ हैं। तो सबसे जनरल फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देन इनका क्लासिफिकेशन हो जाता है। ई तो जनरल है टर्म इलास्टिसिटी। सबसे पहले आपको बताया था कैपिटल वाई, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई इक्वल टू क्या था? तो आप देखेंगे आई थिंक एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल इंटू ए लिखे या कुछ भी, कौन न्यूमरेटर में है कौन डिनोमिनेटर में है ये देख लें। और जनरली हम क्या लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दें, एफ आर अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना वाई, सही है। ओके, देन आपको बताया था कैपिटल बी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिटल बी, तो वहां पर था एफ आर इंटू कैपिटल वी, ए इंटू डेल्टा वी विद नेगेटिव साइन, लेंथ के प्लेस पर वॉल्यूम, बस लेंथ के प्लेस पर वॉल्यूम। नेगेटिव साइन का रीजन आपको पता है, कंप्रेस करने से वॉल्यूम कम ही होता है। ओके, 8th shear मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको आपको कहा था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर नीटा और कैपिटल जी, ईटा, ईटा बोलते हैं इसको, और कैपिटल जी। तो ईटा का ये कुछ सिंबल होता है, एन नहीं होता है, तो कैसे लिखते हैं इसको, एफ आर इंटू, यस सही कह रहे हैं आप, ऐसा कहा होगा कुछ म्यू, है ना।
FR into L upon A into delta X upon A into delta X into A कहें या कुछ भी। एक पॉइजन्स रेशो करके भी था, या एनर्जी की बात पहले कर लेते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। तो एनर्जी के लिए कैपिटल यू, बिकॉज वो पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा था, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ आता है, एक स्ट्रेस आता है, देन स्ट्रेंथ, देन वॉल्यूम, है ना, स्ट्रेस देन स्ट्रेन देन वॉल्यूम। ओके, पॉइजन्स रेशो के लिए सिंबल तो सिग्मा है, पॉइजन्स रेशो, और वो रेशो क्या है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। डेफिनेशन याद रहेगी तो फॉर्मूले में मिस्टेक नहीं करोगे। लैटरल स्ट्रेन क्या था, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, लैटरल तो ये था। लॉन्गिट्यूडनल क्या है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो फॉर्मूला क्या बनाया था आपने, डेल्टा कैपिटल डी अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, ठीक है ना। कुछ और फॉर्मूला याद आ रहे हो तो बताएं, यही कुछ होते हैं। हाँ, एक लास्ट एक डायग्राम और एक फॉर्मूला था, सैग इन अ लोडेड बीम, है ना, बहुत प्रैक्टिकली तो बहुत काम का होता है, बट आपके काम आएगा नहीं ज्यादा, बट 1 मार्क का क्वेश्चन गलती से आ जाए, फॉर्मूला ही कहते हैं, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सैग फॉर अ लोडेड बीम। तो आप डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे, W इंटू एल क्यूब। W होता है वेट, L होती है बीम की लेंथ, 4B D क्यूब Y, एम आई राइट, है ना। B विड्थ है, जैसे मैंने इस डस्टर से समझाया था, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी डेप्थ है स्मॉल d, और दिस इज लेंथ, और इसका जो भी मास होगा G से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रिसीव होगा, वेट। एक्स्ट्रा मास भी अटैच कर सकते हैं, W ज्यादा हो जाएगा, और कोई बीम है तो उसका खुद का वेट तो है ही, और खुद का वेट कहां से पास होता है, CM से, सेंटर ऑफ मास से, मिड से, है ना, डाउनवर्ड। डायग्राम में भी हमने मिड से डाउनवर्ड दिखाया W को, वेट को, और वेट को ही आप लोड कहते हैं। चलिए, तो these are some formulas related to chapter number 9। स्टार्ट करते हैं, कुछ आपको कंपैरेटिवली इजी लगेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन भी। एक मिनट, चैप्टर नंबर 11, स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी है, देखिए फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर, एक मिनट, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया है। हाँ भाई, ये पूछ रहे हैं स्ट्रेस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब स्केलर और वेक्टर्स में से ही पूछ रहे हो ना। प्रेशर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो आप स्ट्रेस को स्केलर कंसीडर कर सकते हैं, स्ट्रेस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं। पास्कल इसकी यूनिट इन जनरल काफी जगह मिलेगी आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में इनका क्या कंसीडर किया जाता है, मैग्नीट्यूड ओनली, स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड से डील करते हैं हम हमेशा, इसलिए इसकी यूनिट पास्कल या फिर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसको हम स्केलर कंसीडर करते हैं। इसके डायरेक्शन से हमें कोई सेंस कभी मतलब नहीं होता है। यस, चैप्टर में कोई पेज नंबर बताएं। यस, मिल गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टील वायर ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन stretched by some amount as a copper wire of length 3.5 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो स्टील वायर कॉपर वायर के लिए लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताए हैं, एक स्टील वायर है एक कॉपर वायर है, दोनों के लिए लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर, इनके यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो एक
फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जनरल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमें कॉपर वायर के लिए, स्टील वायर के लिए दो बार यूज लेना है। इन दोनों वायर के लिए, स्टील वायर कॉपर वायर की लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, सेम लोड से इनको स्ट्रेच किया जा रहा है, मतलब एफआर दोनों के लिए सेम होगा। जब लोड सेम है तो एफआर सेम होगा ना। लोड मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों के लिए सेम है, लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में? लोड या डिफॉर्मिंग फोर्स सेम है या नहीं है? same amount stretched by same amount as a copper wire stretched by the same amount। क्या सेम है? सेम अमाउंट, तो ये अमाउंट क्या है? लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ सेम है। फोर्स की इंफॉर्मेशन कुछ दी है क्या? स्ट्रेचिंग फोर्स विदाउट, तो दोनों में आपको एफ सेम लेना ही लेना है, लेंथ भी सेम बता रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, इनिशियल लेंथ डिफरेंट है, देख रहे हैं ना, इनिशियल लेंथ डिफरेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है लेंथ में वो सेम है, और दोनों पर जो रिस्टोरिंग फोर्स, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो भी सेम होगा। तब हम क्या पता करेंगे? रेशियो ऑफ देयर यंग्स मॉड्यूलस। फॉर्मूला देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन्होंने क्वेश्चन में क्लियर तो नहीं किया, बट मैं क्लियर कर रहा हूं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, कौन सी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम LCAC कॉपर के लिए एज्यूम कर लेते हैं, स्टील के लिए LSAS फॉर स्टील। इंफॉर्मेशन जो है वो कोई मुझे बताएं। लेंथ ऑफ स्टील वायर इज मीटर, ही है ना, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 5 मीटर, 3.5 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील 3.10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर ही है। ये 3.0 को आप नहीं लिखे तो अच्छा है, 3 लिखे बस। और कॉपर के लिए 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। ओके, YC यंग्स मॉड्यूलस फॉर कॉपर। चलिए स्टील पहले ले लेते हैं, ये बुक में जिसको पहले कह रहे हैं हम भी उसका नंबर पहले ले लेते हैं। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील क्या होगा? फॉर्मूला देखें, FR इंटू LS अपॉन AS इंटू डेल्टा L। डेल्टा L दोनों के लिए सेम है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी सेम है ना वो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये स्टील के लिए कॉपर के लिए सेम है। एक फॉर्मूला तो ये इक्वेशन 1 फॉर स्टील यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, नाउ फॉर कॉपर, और देन रेशियो ले लेंगे। तो नाउ फॉर कॉपर YC FR LC एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर, डेल्टा L सेम क्वेश्चन में गिवन है, सेम अमाउंट स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, मतलब डेल्टा L सेम है, स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट मींस डेल्टा L सेम। रेशियो लेते हैं YS अपॉन YC, तो क्या कैंसिल हो जाएगा वो तो आप यहीं पर देख लें, सही बात, जो सेम है वो कैंसिल कर दिया। अब ऊपर क्या होगा? LS AC और यहां से AS LC। थोड़ा सा हाँ ना बता दें, रेशो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है, काफी बच्चे यहां से भी यस बोल रहे हैं। सबने चेक कर लिया? अब आपको जो वैल्यूज गिवन है ना वो ऑलरेडी सही यूनिट में है, आपको कोई एक्स्ट्रा लेबर नहीं करनी। मीटर, मीटर स्क्वायर ऑलरेडी एमकेएस सिस्टम में है, तो YS अपॉन YC। आपसे इनके यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन अभी आ जाएगा। LSAC अपॉन
AS है 3 इंटू 10 टू द पावर -5 और ये है कितना 3.5। जब आप रेशो करोगे तो नियरली इक्वल टू आपको ये मिलेगा 9/5। राउंडिंग ऑफ करेंगे ना तो 9/5 के आसपास आपको ये मिलना है, या और सही से बताऊं तो इसका रेशो मिलेगा 1.8। यस, चेक कीजिए, ये 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर -5 कैंसिल। आप चाहें तो प्रोडक्ट कर सकते हैं 4.7 इंटू 4 है ना, तो यूनिट लेस सेम फिजिकल क्वांटिटी, वैसे भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है ना। कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो तो उसकी तो यूनिट होती है, बट दोनों ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो तो यूनिट लेस ही होगा 1.8। हाँ भाई यस बोल रहे थे बाकी लोग, सही है ना। तो क्वेश्चन में क्या क्लियर नहीं है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया है वो सेम होगा, तभी तो हमने रिस्टोरिंग फोर्स सेम लिया, अदरवाइज क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है। एक ग्राफ आपके पास अगर बुक है तो पेज नंबर 243 में देख रहे हैं ना, टॉप पर, यहाँ पर घर पर जो भी है पेज नंबर 243 पर ये ग्राफ देख लें। और पूछा क्या है तो देखते हैं, व्हाट आर यंग्स मॉड्यूलस, वाई पूछ रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल, यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये जो मैंने आपको एक पिक सेंड की थी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, उसमें वो पॉइंट जिसके बाद बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म होने लग जाती है, मतलब कर्व ऊपर जाते जाते नीचे बैंड होने लग जाता है, तो जहां पर वो बैंड हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्ड जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, यील्ड स्ट्रेंथ फॉर द मटेरियल। तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं वो ग्राफ आपको क्लियर करूंगा। इस क्वेश्चन का ए पार्ट तो आप कर सकते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आपको वायर के लिए इस ग्राफ में वर्टिकल डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस देख रहे हैं ना, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर स्ट्रेस साफ साफ लिखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, स्ट्रेन। तो आप कंफर्टेबल होंगे, मैं यहाँ पर पेन से मार्क कर रहा हूं, आप भी कर लें। ये जो बॉक्स है ना यहाँ पर 150 के कॉरस्पॉन्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेस की वैल्यू 150 के कॉरस्पॉन्ड हॉरिजॉन्टल लाइन और स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 के कॉरस्पॉन्ड वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। मैंने यहां पर मार्क भी कर दिया, वो इस पॉइंट को आपने देख लिया सभी ने, या मैं जगह पर आकर बताऊं किसी ने नहीं देखा हो। ओके, तो जीरो से लेकर इस पॉइंट तक स्ट्रेस में चेंज कितना हुआ, चेंज इन स्ट्रेस 150। तो देखो जीरो तो जीरो ही है ना, और स्ट्रेन कितना हो गया 0.002 स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, बस वैल्यू होती है 0.002। अब आपको y पता लग जाएगा ना, समझ रहे हैं ना, ये तो जनरल है, इस E के प्लेस पर y लिखेंगे और y क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वैल्यू आ जाएगी। एक बात ध्यान रखना, 150 के साथ कुछ प्रोडक्ट में और आएगा 10 टू द पावर 6। जो ग्राफ है ना, ग्राफ पर स्केलिंग की हुई है, ब्रैकेट में देखो 10 टू द पावर 6 प्रोडक्ट में आएगा, ये 150 के साथ प्रोडक्ट में क्या आएगा, जो ग्राफ पर स्केलिंग की हुई 10 टू द पावर 6। तो एक्चुअल में 150 नहीं है, 150 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना स्ट्रेस की वैल्यू। तो ग्राफ को देख लिया, और मैंने आपको वो जो मार्क करवाया ना पॉइंट, वही क्यों करवाया, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट है इस ग्राफ में जो किसी ब्लॉक के कॉर्नर पर पास हो रही है। ब्लू वाली लाइन इस कॉर्नर से पास हो रही है, तो इस कॉर्नर से आपको परफेक्ट वैल्यूज मिल रही है, स्ट्रेस की भी स्ट्रेन की भी, है ना। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होगा, y। तो सेकंड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है y इक्वल टू क्या होगा, जो होता है
हर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो होता ही है। तो y इक्वल टू आप लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देन ग्राफ से स्ट्रेस की वैल्यू जब आप 150 इंटू 10⁶ लिखेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्ड स्ट्रेन कितना है आपको y मिल जाएगा। और यही पॉइंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एग्जैक्ट वैल्यूज किसी दूसरे पॉइंट पर, ये ब्लू कलर की लाइन पर आप किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, बट वैल्यू कहां से मिलेगी, इसी पॉइंट से, एग्जैक्ट वैल्यू इसी पॉइंट से मिलेगी 150.002। आंसर बताएं। वन 1000 तो यहां 9 कर दूं, अभी तो बहुत है ना, अभी तो टाइम है। हाँ 10⁹ के बारे में बताना पड़ेगा क्या, अगर आप यहां से डेसिमल रिमूव करते हैं, डेसिमल रिमूव करते हैं तो आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा 10⁻³ और ये 10⁻³ ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। हाँ इसकी यूनिट बताओ। हाँ ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, आंसर मैच करो। गलत है, लैंग्वेज इन्होंने सॉल्व नहीं किया। अरे तो टेंशन ज्यादा मत लो आप, तो हमने तो कर लिया ना, ये कॉरस्पॉन्ड कह रहे हैं जो मैंने आपको ऑरली बताया ना कि ग्राफ में इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड क्या है, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड क्या है। देन रेशो, रेशो क्या होता है वो आपने, वो आपको इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की मेन फिजिक्स तो क्या है, यही है। देन आपको ग्राफ देखना आता है क्या, आपको सब कुछ दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा, बट आपके काम की चीज आप वहां से पिक कर रहे हो क्या, बस आप तो कर लोगे पिक, यही सीखना होता है ना। इसमें बी पार्ट में आपको जब वो ग्राफ हम क्लियर कर लेंगे ना, तब वो मैंने आज क्या आपको डे कब भेजा, आई थिंक टाइम मैंने नहीं देखा, आज या कल सुबह आप उसको थोड़ा सा रीडिंग करके आएंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा आपको रीडिंग करते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं, आप उसको रीडिंग करेंगे, सेकंड पेज पर ग्राफ बना हुआ है, रीडिंग करेंगे, ग्राफ को देखते रहेंगे, रीडिंग करेंगे, ग्राफ को देखते रहेंगे, ग्राफ में स्मॉल a b c लिखा हुआ है, बस इतना सा काम करना है। फिर जब मैं यहाँ समझाऊंगा आपका ब्रेन सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा आपके काम की चीजें, तब ये जो पी पार्ट छोड़ा है ना, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही बता दें। ठीक है, ओके। 9.3 सुनो सुनो इधर देखो, पढ़ना नहीं है। 9.3 में एग्जैक्टली वही ग्राफ है, समझ रहे हैं, तो अभी आपको कौन सा करना है 9.4, तो याद दिलाना 9.2 का बी पार्ट और 9.3, मतलब आप देखते ही आंसर बता देंगे जब हम वो काम कर लेंगे। चलिए 9.4, read the following two statement below carefully and state with reason if it is true or false. First, the Young's modulus of rubber is greater than that of steel. हाँ सही है या गलत है, और विथ रीजन बताना है। ये कह रहे हैं स्टील ऑफ सॉरी विच द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। तो रबर का यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है क्या स्टील से, तो कुछ हाँ भी बोल रहे हैं, कुछ गर्दन हिलाकर हाँ बोल रहे हैं, कुछ फॉल्स बोल रहे हैं। हाँ ट्रू वाले बताइए कैसे ट्रू, और फॉल्स वाले बताइए कैसे फॉल्स, विद रीजन का है ना उन्होंने। कौन है ट्रू वाला, तो जो ट्रू वाले सोच रहे हैं ना, उन्होंने रबर बैंड को भी देखा है और स्टील के वायर को भी देखा है, और जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं छोड़ देते हैं तो फटाफट रिगेन करता है, स्टील के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। और फॉल्स वाले बताओ क्या,
फॉल्स वाले भी नहीं बता पा रहे हैं तो गड़बड़ है, मुझे ही बताना पड़ेगा। पहले तो सुन लो, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, इट इज फॉल्स। अब रीजन सुनिए, y इक्वल टू क्या होता है भाई, इधर देख लो थोड़ा सा ना, अच्छी बात है, और एक बार समझ ली तो काफी जगह आप सही अप्लाई करेंगे, इस बात को सही अप्लाई करेंगे। स्ट्रेस एफ आर अपॉन ए, सही लिखा है मैंने स्ट्रेस के प्लेस पर, स्ट्रेन के प्लेस पर डेल्टा एल अपॉन एल, स्मॉल लेटर लिखो कैपिटल लेटर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनिए, अगर मैं किसी रबर बैंड को ले लूं ऑफ लेंथ कैपिटल एल, सेम लेंथ का स्टील वायर भी ले लूं, ठीक है, तो यहां पर अब डायग्राम में देखिए आप, दिस इज रबर बैंड, दिस इज स्टील वायर, ईच ऑफ सेम लेंथ, ए डायग्राम, नो लोडेड, यहां कोई लोड अप्लाई नहीं किया। अब सेकंड डायग्राम में देखिए, ये रिजिड सपोर्ट होता है, सीलिंग समझ सकते हैं आप, दिस इज रबर, दिस इज स्टील, ठीक है, तो रबर और स्टील के लिए ये दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं। अब मैंने इनके फ्री एंड पर लेट 1 kg के बॉक्स अटैच कर दिए, दोनों पर 1 kg के, तो आपको खुद को पता है किसमें एलोंगेशन ज्यादा होगा, रबर में, रबर जल्दी स्ट्रेच हो जाएगा, उसकी लेंथ काफी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, दिस इज कंडीशन ऑफ रबर, लेट एम मास का एक बॉक्स यहाँ अटैच किया है और रबर की लेंथ हो गई आर, सॉरी दोनों की लेंथ मैंने कितनी कही थी, सेम एल, सेम लेंथ, यहां पर लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल आर, डेल्टा एल आर समझ रहे हैं, एलोंगेशन इन रबर, ओके। यहां पर देखिए अब आप, ये जो लाइन थी ना, इससे थोड़ा सा एलोंगेशन होगा, बहुत कम, तो दिस इज एल प्लस डेल्टा एल फॉर स्टील ही कहा है ना इन्होंने, तो डेल्टा आर ज्यादा, डेल्टा एल आर ज्यादा है या डेल्टा एल एस ज्यादा है, तो साफ साफ दिख रहा है डेल्टा एल आर डेल्टा एल एस से ज्यादा है, ट्रू, इतना आप जानते हैं, इतना आपका एक्सपीरियंस आपको बता देगा, ठीक है। अब फॉर्मूला को देखो, तो फॉर्मूला में डेल्टा एल कहां आता है, ऊपर या नीचे, बिल्कुल सही है, न्यूमरेटर में ही ना, डेल्टा एल आपको नीचे दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में, तो दोनों कंडीशन में बिकॉज मास सेम है, लोड सेम है, तो कौन सेम है, फॉर स्टील फॉर रबर सेम है एफ, लोड सेम है ना, दोनों में एल सेम है इनिशियल लेंथ, दोनों में हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम ही रखे हैं, तो किसका वाई ज्यादा होगा, जिसका एलोंगेशन कम है उसका ही तो वाई ज्यादा होगा, समझ गए, ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि स्टील में डेल्टा एल एस बहुत कम होगा रबर के कंपैरिजन में, इसलिए आप एक स्फेरिकल रबर बॉल लेना, स्फेरिकल रबर बॉल सेम शेप और साइज की स्फेरिकल स्टील बॉल ले लेना, मार्बल का फ्लोर होना चाहिए, दोनों को इक्वल हाइट से ड्रॉप करना, बाउंस बैक करके जब वापस आएगी ना, तो आप देखेंगे स्टील की बॉल ज्यादा बाउंस बैक करके ऊपर आ रही है, रबर से भी ज्यादा। आपको शायद आपके पास वो आपने स्फेरिकल छर्रे देखे बहुत छोटे छोटे, आप उन्हीं को बाउंस कर लेना, बहुत हाइट तक आते हैं, रीजन जब वो फ्लोर से टच कॉम्पैक्ट करते हैं, तब वहां पर उनके जहां पर कोलिजन हो रही है वहां के मॉलिक्यूल्स कुछ मोमेंट के लिए क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाते हैं, देन बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी वो रिबाउंस करते हैं। इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है, आयरन की, स्टील की, स्टील आयरन का ही एक तरह से रिफॉर्म फॉर्म होता है। तो कुछ याद आ रहा है, कुछ ने देखा हो, वो आप देखेंगे डांस करने लग जाते हैं और बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपने देखा है तो बात आप थियोरेटिकली भी समझ रहे हैं, फॉर्मूला से भी प्रैक्टिकली देखा है तो मैच हो गई, ठीक है। तो आंसर कैसे देंगे एग्जाम में, जीडीए में 3 इयर्स पहले, बिफोर 3 इयर्स, आई थिंक हाफ ईयरली या ईयरली में ये क्वेश्चन दिया था, सेम एक्सप्लेन बाय विद रीजन समथिंग ऐसा है ना। The stretching of a coil is determined by its shearing modulus. True है ना ये तो। अब मैं आपको इस
कॉइल के बारे में थोड़ा बता दूं, कॉइल क्या होती है, कॉइल क्या होती है आपके अकॉर्डिंग? कॉइल बोले या फिर रिंग बोले, आपके लिए एक ही है। कॉइल मीन्स अ रिंग, मेटल की रिंग अगर है तो उसको कॉइल भी बोलते हैं, मेटेलिक रिंग को कॉइल भी बोलते हैं। तो अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या शेप चेंज नहीं होगा क्या? और जहां शेप चेंज हो जाए वहां कौन सा मॉड्यूलस आता है? शेयर मॉड्यूलस। ठीक है, अगर कोई लीनियर बॉडी लीनियर ही है, बस उसकी लेंथ ज्यादा हो रही है, कोई स्फेरिकल बॉडी स्फेरिकल है, उसका शेप कम या ज्यादा हो रहा है, तो आपको पता है यंग्स मॉड्यूलस आ जाता है, बल्क मॉड्यूलस आ जाता है। बट शेप ही चेंज हो जाए तो कौन सा मॉड्यूलस आता है? शेयर मॉड्यूलस। बिकॉज आप इस क्वेश्चन का आंसर रीजनिंग कैसे देंगे? बिकॉज इन स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल द शेप ऑफ द कॉइल चेंजेस, बिकॉज शेप ही चेंज हो जाता है, और जहां शेप चेंज होता है वहां शेयर मॉड्यूलस आता है ना? बिकॉज इन द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल शेप ऑफ द कॉइल चेंजेस, दैट्स इट, है ना? और फर्स्ट वाले का आंसर कैसे देंगे? by taking same length, same area of cross section, same load, by taking same length, same area of cross section, same load for rubber wire and for steel wire, we receives shorter elongation in steel as compared to rubber, hence the Young's modulus of elasticity is greater than steel, greater than rubber, है ना, greater than rubber, या hence the Young's modulus of elasticity of steel is greater than that of rubber. तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, by taking same 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 we receives low elongation for steel, hence the Young's modulus of elasticity of steel is greater than that of rubber. ठीक है, तो फॉर्मूले से पता लग रहा है। यस, नेक्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन। सेकंड वाला क्या? स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल। अच्छा, मैंने यहाँ कंप्रेस कर दिया इसलिए क्या? बात तो सही कह रहे हो, स्ट्रेचिंग मतलब आप यहाँ से क्लिप करो और यहाँ से क्लिप करो, आपको एक मेटेलिक रिंग दें क्या आपको? ये वायर है ना, रिंग बनाए इसकी पूरी। अभी तो ये कॉइल है, इसमें टर्न्स ज्यादा है, इसको आपने यहाँ से क्लिप किया हुआ है, यहाँ से क्लिप किया हुआ है, और स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, शेप चेंज हो गया ना? जहां शेप चेंज होता है वहां ना यंग मॉड्यूलस आता है ना बल्क मॉड्यूलस आता है, वहां शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से ही आपका रेशो एक तरह से सेट होता है, रेशो। ठीक है ना? स्ट्रेचिंग बताना था, मैंने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करता तब भी शेप ही चेंज होता। ठीक है ना? फिफ्थ क्वेश्चन में डायग्राम है, फिफ्थ क्वेश्चन को आईएमपी लगाएं, कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और स्कूल्स वाले भी ऐसे क्वेश्चन थोड़े से लाइक करते हैं। आपको कुछ नई बात सीखने को मिलेगी इसमें। मैं भी डायग्राम बना देता हूं। 9.5 क्वेश्चन नंबर 9.5, एक बार टाइम और बता देना कितना है, रिमेनिंग है अभी 15 मिनट्स। थैंक यू। देखिए, दिस इज अ रिजिड वॉल सीलिंग बोल सकते हैं। इसमें एक स्टील वायर है, एक ब्रास वायर, ब्रास अलॉय होता है आई थिंक, कोई ब्रास, BRASS कुछ लिखा हुआ है। दिस इज स्टील, लेंथ कितनी है? 1.5, थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर, पूरा लिखते हैं, चलिए LS 1.5 मीटर। यहाँ पर एक बॉडी अटैच्ड है और उसका मास है 4 kg, दिख रहा है क्या? या बड़ा दिख रहा है ना? ठीक है। और नीचे इसके है ब्रास, 1 मीटर लेंथ है इसकी, और यहाँ पर लोड थोड़ा ज्यादा है, कितना है? 6 kg, 6 kg। ठीक है, ब्रास के लिए लेंथ है 1 मीटर। ओके, 2 वायर्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर 0.25 है, डायमीटर ऑफ स्टील, डायमीटर ऑफ ब्रास इज 0.25 सेंटीमीटर। दोनों के लिए डायमीटर सेम है, रेडियस सेम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा।
दोनों वायर्स के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा। क्या होगा? तो ये एक्स्ट्रा काम हम साइड में कर लेते हैं। कैपिटल ए क्या होता है? क्या होता है? होता है क्या? हाँ या ना बोलो आप तो। डी फॉर डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस की बात करें तो रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, है ना? सही ना? तो बिकॉज डायमीटर का स्क्वायर कर दिया तो 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक बात? पाई आर स्क्वायर, बिकॉज आर इक्वल टू क्या है? डी बाई टू। आप तो ये समझ ले, पाई आर स्क्वायर होता है ये, और आर इक्वल टू क्या है? ओके। अब मुझे ए पता लग सकता है 3.14, इसका स्क्वायर कीजिए तो एक्चुअल में आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 टू द पावर -4। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। 0.25 का मतलब 1/4 होता है, जिस तरह से 0.50 का मतलब क्या होता है? हाफ। तो 0.25 का मतलब क्या होगा? 1/4। तो ये 1/4, 1/4 का स्क्वायर 2 बार लिख दिया नीचे 1/4। तो अब सॉल्यूशन करना है। 314 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6। ये 10 टू द पावर -4 समझ गए ना? स्क्वायर किया था। ये थोड़ा डिवाइड करके कोई बता दे। 314 डिवाइडेड बाय 444। ए की जरूरत तो पड़ेगी ना, या हम ऐसे ही कर रहे हैं कुछ? देखते हैं। आप लोग डिवाइड करो जब तक मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। दी अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील इज and D brass is. Compute the elongation of steel and brass wire. आपको क्या पता लगाना है? डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी। सुनिए भाई, आई थिंक वो जो ए आप पता कर रहे हो ना, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छी बात भी है और ज्यादा तो अच्छी है। आप मतलब ये एक की जो लेबर कर रहे हो ना, शायद इसकी हमें जरूरत नहीं पड़े। फिर भी बता दो आपने अगर पता लगाया है तो। नहीं पता लगाया ना? -4 की जगह 2 आएगा। हाँ तो मैंने ये भी कहा था साथ में कि इसका क्या है? स्क्वायर है। तो 10 टू द पावर वो तो ठीक है ना? जब हो जाए तो बता देना। सुनिए भाई, फॉर स्टील फॉर्मूला बोलिए। Fr इंटू LS अपॉन डेल्टा LS। वेरी गुड, ठीक है। फॉर ब्रास Y B बोलिए Fr इंटू LB अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं ए ही लिख रहा हूं, दोनों के लिए सेम है इसलिए ए और डेल्टा एल बी। यहां से डेल्टा एल एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एल एस का, इस फॉर्मूला से डेल्टा एल एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखें, एफ आर अपने प्लेस पर, ओरिजिनल लेंथ अपने प्लेस पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने प्लेस पर। यहां क्या आ जाएगा? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 जो यूजफुल है। और यंग्स मॉड्यूलस फॉर ब्रास, इस फॉर्मूले से डेल्टा एल बी का फॉर्मूला एज इट इज आप बना सकते हैं अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये वाई बी। इक्वेशन 2, क्वेश्चन जैसा होगा हम वैसी अप्रोच रखेंगे। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ एलोंगेशन इन स्टील एंड ब्रास। इन दोनों एलोंगेशन का रेशियो पता करना है। फोर्स, यहाँ पर ये जो एफ आर लिखा है ना, यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखिए एफ आर के प्लेस पर आप लिखेंगे यहाँ एफ एस, यहाँ एफ आर के प्लेस आप लिखेंगे एफ बी। एफ आर के प्लेस पर एफ एस, स्टील वाला है इसलिए एस, ब्रास वाला है इसलिए एफ बी।
थोड़ा सा इक्वेशन 1 2 में हमने एस और बी कर दिया, एफ एस एफ बी कर दिया, डन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एल एस अपॉन एल बी क्या होगा, एल एस अपॉन एल बी क्या होगा? तो आई थिंक कैपिटल ए कैंसिल होगा, बाकी जो नहीं होगा लिखते हैं एफ एस एल एस वाई बी एफ बी एल बी वाई एस। कैपिटल ए कैंसिल, और जिसको ऊपर होना चाहिए ऊपर है, जिसको नीचे होना चाहिए नीचे है। कुछ आप लोग एग्री कर दे तो मैं आगे बढ़ूं। यस बोल रहे हैं एक साथ सभी, तो इसका मतलब आपने भी चेक कर लिया। अब सुनिए, ये जो मैंने एफ एस और एफ बी अलग किए ना, उसका रीजन क्या है, तो वो डायग्राम से पता लगेगा। इधर देखिए, प्रैक्टिकली जो ब्रास है ना, ब्रास वायर, 1 मीटर लॉन्ग ब्रास वायर, उस ब्रास वायर पर 6 kg ऑब्जेक्ट का लोड है ओनली। ब्रास वायर पर 4 kg बॉक्स का लोड नहीं है। ब्रास वायर पर किसका लोड है? 4 kg का नहीं है, 4 kg तो ऊपर है। बट समझ गया ना इसका? तो बट फॉर स्टील वायर द टोटल लोड ऑफ 4 kg प्लस 6 kg बोथ, क्योंकि स्टील वायर के नीचे ये दोनों, तो इसलिए मैंने एफ एस एफ बी के सिंबल बदले, क्योंकि फॉर ब्रास ये होगा M1 इंटू जी, वेट ही तो फोर्स होता है। फॉर स्टील एफ एस क्या होगा? M2 इंटू जी। बताइए M1 कितना होगा? ओनली 6। ब्रास पर बस इसी का लोड है और स्टील पर दोनों का है, तो M2 कितना होगा? 10 होगा। G की वैल्यू आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगी, है ना? तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में लिखिए एल एस अपॉन डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल बी इक्वल टू एफ एस के प्लेस पर मैं लिख रहा हूं 6 इंटू जी, 6 इंटू जी मतलब M1 कितना है? 6। बिकॉज करके बता देता हूं, M2 कितना है? 4 प्लस 6 10। तो डायग्राम को देखकर जो इंफॉर्मेशन हमें पता लग रही है, बिकॉज करके मैंने दोनों लिख दिया, इनटू कर देना बीच में 6G 10G। बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा, एल बी नहीं है, एल एस ऊपर है और वाई बी ऊपर है, ठीक है। नीचे एफ बी के प्लेस पर 10 इंटू जी। बोलिए उल्टा कर दिया क्या? हाँ थैंक यू, सीधा कर दिया। अब यहां तो सही लिखा था, वहां पहुंचते पहुंचते उल्टा कर दिया। ओके, स्मॉल जी कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबकी वैल्यूज आपको यहाँ डेटा आप देखें एल एस एल बी वाई एस वाई बी, आपको आपकी टेक्स्ट बुक की टेबल से लिखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको इस क्वेश्चन के नीचे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील गिवन होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन इस बुक में अभी प्रिंटेड है और बुक में टेबल है अंदर। मैं आपको पेज नंबर बताता हूं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए 239 पर कहां से पहुंच गई? भाई ये तो बल्क मॉड्यूलस है ना, कहाँ है? मुझे नहीं दिखा भाई, एक पेज आगे पीछे होगा, उस पेज पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, कहीं नहीं है। टू 235 है ना, पेज नंबर 235 है। हाँ भाई पेज नंबर 235,
यहाँ पर स्टील लिखा हुआ है 200 इंटू 10⁻⁹। ये जो टेबल है ना उसमें ऊपर ही ऊपर देख लेना 10⁻⁹ एडिशनल लिखा हुआ है, ओनली 200 नहीं चिपका दें, 200 इंटू 10⁻⁹। ब्रास तो इसमें कहीं है ही नहीं भाई, आपकी टेबल में हो तो बताओ। ग्लास नहीं, ब्रास। तो पता करो फिर इंटरनेट से, ये तो आपके लिए चैलेंज कर दिया, कुछ अच्छे बच्चे पता करने वाले हैं। 61 इंटू 10⁻⁹। एक दो जने और कर लो, इनकी साइड सही है या नहीं। ब्रास इस बुक में तो नहीं है। एक मिनट, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास। आपको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा क्या? कहां पर है हेडिंग? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास। इन केजी अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, कन्वर्ट कर लेंगे। कहाँ है ब्रास? ये K1 K2, इसे ब्रास के भी है ना कैटेगरीज दे रखी है। और एक और बात, इस बुक में कोई एग्जाम्पल ऐसा है जहां ब्रास यूज लिया है? देखो आप, ब्रास आपको ब्रास मिलेगा किसी एग्जाम्पल में, आई थिंक स्टील है, कॉपर है। 1000 हाँ 100 इंटू 10⁻⁹। ये कहना है 10⁻11, 10⁻11 का मतलब 100 इंटू 10⁻⁹। तो एक साइड में तो ये आ रहा है, और कोई बता रहा है क्या? देखो दो जने सेम आंसर बता रहे हैं ना, 10 इंटू 10⁻10 भी एक ही बात है, 100 इंटू 10⁻9। तो स्टील के लिए तो बुक में लिखा हुआ है 200 इंटू 10⁻9। ब्रास के लिए ज्यादातर बच्चों का जो सर्च आया है उसमें मेजोरिटी बता रहे हैं 100 इंटू 10⁻9, मतलब स्टील का डबल है, ब्रास का हाफ है। यही हुआ इसका मतलब। काम शुरू करो फिर। और हाँ, एक और अच्छी बात मुझे याद आ रहा है, जब हमने प्रीवियस आपका जो सीनियर है उनको जब करवाया था ना, तो हमने थोड़ा फिर ट्रिक यूज ली, ऐसा इंटरनेट से काम नहीं किया, हमने आंसर से क्वेश्चन का पता लगाया था, मतलब वाई ऑफ ब्रास। खैर अभी आपने 100 पता लगा ही लिया है तो वैल्यूफुल। आई थिंक मुझे याद आ रहा है 1 पॉइंट, चलिए यूज लेते हैं क्योंकि ये डेटा है, इसको आप चाहें तो लर्न करें, अदरवाइज ध्यान रखना अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए और ये वैल्यूज लिखी हुई नहीं हो वाई की, तो आपके जो भी टीचर इन्विजिलेटर हो ना उनको बोल देना कि ये वैल्यूज इसमें अभी गिवन नहीं है, देनी होती है। आप वहां बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मतलब है ये कोई टेबल लर्न करके जाने की नहीं होती है। हाँ ओबीडियंटली, बिल्कुल सिंसियरली, कोई बेवकूफों की तरह नहीं। यस कुछ कुछ कह रहा है। अलग अलग पता की हुई है, और कुछ इंफॉर्मेशन? टोटल एलोंगेशन दिया हुआ है क्या? हाउ इट इज पॉसिबल? भाई सुनिए सुनिए, दो अननोन फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करने के लिए दो रिजल्ट, दो इक्वेशन होनी चाहिए। यहां से डेल्टा एल एस डेल्टा एल बी से एक इक्वेशन आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या टोटल एलोंगेशन गिवन है क्या? गिवन है क्या? नहीं तो फिर आप इंडिविजुअल पता नहीं कर सकते, टोटल देख लो कहीं दिखा हुआ है क्या? हाँ एक बात, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज लेकर आप सेपरेट पता कर सकते हैं ना गाइस, ये जो फॉर्मूला है ना,
इस फॉर्मूले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज लेकर, या सबसे पहले ऊपर वाले फॉर्मूला में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज लेकर आप इंडिविजुअल पता कर सकते हैं क्या? अच्छा, लेंथ पता करनी है ना, तो इक्वेशन 1 यूज लेना पड़ेगा। लेंथ समझ गए ना? तो आपको यहां पर कितना 10G, सही बोल रहा हूं, एफएस के प्लेस पर 1.5 200 इंटू 10⁹9, टेक्स्ट बुक में टेबल में भी लिखा हुआ है। ए आपने अगर कैलकुलेट कर लिया हो तो मुझे यहाँ बताओ, हमने ए का कैलकुलेशन किया था, थोड़ा सा 4.9 इंटू 10⁻⁻6 4.9। देखो एक अच्छी बात पता लग रही है, जी की वैल्यू 9.8 होती है और वो जी ऊपर आएगा इसके साथ, और ए की वैल्यू आ रही है 4.9, है ना? कैंसिल होता है ये 9। देखो जल्दी देखो, चलिए तो आप मुझे ये दोनों आंसर पता करके बताएंगे, बिकॉज किसी ने क्वेश्चन को वापस रीड किया और थोड़ी हमारी हेल्प की, ये सेपरेट पता करने हैं, तो ये रेशो वाला काम नहीं करके हम सेपरेट पता कर लेंगे। अपनी टेबल में ब्रॉस के लिए y की वैल्यू लिख लेना 100 10⁹9। थैंक यू। एक और काम क्या कहा था?